ठीक। अच्छा चलो फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले क्या क्या पढ़ लिया था। एक हम लोगों ने पढ़ लिया क्या बेटे, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या देखा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अच्छा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैसे, आप लोगों को मालूम है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। दो ही बनाते आए हो ना अभी तक के। तो एक बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन है और हम लोग कह रहे हैं कि इक्वल शेयरिंग, तो इसका मतलब है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे वो कितने कितने का कंट्रीब्यूशन देंगे, एक एक का। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है या ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस चीज़ के लिए होती है, या तो दोनों के दोनों क्या अचीव करना चाहेंगे, डुप्लेट डुप्लेट, या तो फिर एक अचीव कर रहा होगा डुप्लेट, अचीव कर रहा होगा ऑक्टेट, या तो फिर इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि पहला वाला क्या अचीव कर रहा हो ऑक्टेट और दूसरा वाला क्या अचीव कर रहा हो डुप्लेट। या तो फिर तीसरी कंडीशन बन सकती है क्या, एग्जैक्टली दोनों ही जो है वो ऑक्टेट ऑक्टेट अचीव कर रहे हो। ठीक। अच्छा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद फिर हम लोगों ने देखा था बेटा ये दो तरीके का हो जाता है, एक कौन सा, पोलर, और एक हो जाता है पोलर और नॉन पोलर की खासियत क्या थी जल्दी से बताओ। पोलर वाले में भी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला कौन लेकर के आता था यूजुअली, मेटलॉइड। मिली है उसको, हाँ। और मेटलॉइड में अब जिसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि HCl। ठीक। अच्छा अब इसमें कहानी क्या है, पोलर को आप सीधे सीधे पहचानोगे कैसे, पोलर को पहचानने के लिए बस ये देखना कि उस मॉलिक्यूल में प्लस माइनस निकल पाता है कि नहीं। अगर ये कैसे टूटेगा, H+Cl-, प्लस माइनस निकल गया मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक। और पोलर में भी ये जो कैटायन है ये किससे आया, एक मेटलॉइड से, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, पोलर कोवेलेंट। डन। नॉन पोलर कोवेलेंट के साथ कंडीशन क्या थी, इसके लिए चाहिए रहता था अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद है। तो जब इसमें क्या होती थी कहानी, जैसे कि H2 N2 Br2 एटसेट्रा। ठीक। ऐसा उसके बाद फिर कोवेलेंट में ही फिर एक अलग तरीके या एक क्या बोलना चाहिए स्पेशल टाइप आया, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जल्दी से याद करके बताओ। एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरे वाले में एक के पास चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, एक के पास चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरा का पूरा एक पेयर किसके साथ शेयर कर लेगा। तो ये जो अनइक्वल काइंड ऑफ शेयरिंग है ये किस में काउंट होगा फिर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि जो ऑक्टेट कंप्लीट वाला रहता है उससे जो 6 इलेक्ट्रॉन वाला जो रहता है एटम, उसकी तरफ आप उसकी डायरेक्शन में एरो बनाते थे, याद है। ठीक। उसके बाद फिर तीसरी वैरायटी क्या थी भाई, जल्दी से बता दो। या इसी को क्या बोलेंगे आप, ज़्यादा ऐसा कुछ लिखा था। इसमें भी क्या चाहिए अपने को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये क्या रहेगा, डन। ठीक। अच्छा अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दो जगह पे मिल रहे हैं हम लोगों को, कहाँ कहाँ पे, एक तो मिला है किधर बेटे, पोलर कोवेलेंट में, और दूसरा किस में मिला है अपने को। ठीक। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, ऑपोजिट चार्जेस ही तो है ये। तो इन दोनों की कंडीशन में, यानी किसकी किसकी कंडीशन में बेटे, पोलर कोवेलेंट और आयनिक, जो नेचर ऑफ अट्रैक्शन है या नेचर ऑफ बॉन्ड है वो कैसा है, वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक। चलो उसके बाद फिर हम लोग आए किस पे,
मेटेलिक बॉन्ड की खासियत क्या थी बेटा? ये था स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, मिलेगा किसमें? मेटल्स में। और इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए अपने को? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, और इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा आएगा? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले का यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरे वाले का हम लोग यूज करेंगे कर्नल। याद है ये वो भुट्टे के दाने और वो वाला बताया था मैंने जो? ठीक है, अब इन चार चीजों के बाद फिर आता है अगला वॉन्डरवॉल्स। क्या था बेटे वॉन्डरवॉल्स? ये था वीकेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड, जो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में मिलता है? सिर्फ गैसियस स्टेट में। ठीक, जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें जब गैसियस स्टेट में आओगे तो उसमें दो चीज़ें रहेंगी, काइनेटिक गैसियस इक्वेशन, कंबाइंड गैसेस इक्वेशन, मतलब ये गैसेस इक्वेशन और गैसेस लॉ के साथ में एक आता है वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन। तो ये जो यहाँ पे जो पढ़ रहे हो ना, ये फिजिक्स में फिर जाके थोड़ा सा फॉर्मूला और डेरिवेशन वगैरह आता है। इतनी चीज़ें क्लियर? चलो, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में इन सारी चीज़ों के बाद एक अलग तरीके का बॉन्ड बच जाता है, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होगी भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? लिखिएगा, चलो इसको जल्दी से वन लाइनर टाइप लिख लो। बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन एटम, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन, क्या लिखा? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल कर दो, with another atom of greater electronegativity, okay, another atom of greater electronegativity, comma, they establishes hydrogen bond. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है? 2.1। अब ये जो हम लोग 2.1, 2.3, 4.0, 3.5, 3.7 ये सब देते हैं, ये कौन से स्केल में है? ये वैल्यूज दी जाती हैं पाउलीज एंड स्लेटर्स, क्या बोलते हैं इसको? स्लेटर एंड पाउलिंग एंड स्लेटर्स रूल, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है। हाइड्रोजन का आता है 2.1, कार्बन का आता है 2.3, यानी ऑलमोस्ट बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही फ्लोरीन का होता है सबसे ज़्यादा कितना? 4.0। अच्छा, अब ये सोच करके बताओ कि हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? कैसा होगा?
कैसे कैसे? एग्जैक्टली exactly. क्यों एसिडिक होगा?
कहाँ से छूटी गाड़ी? कहाँ से गाड़ी छूटी? ठीक है, चलो वापस से रिकॉल कर लो। हम लोगों ने क्या देखा कि ये फुल्ली फिल्ड है, यानी कि हाइड्रोजन का इनके साथ बॉन्ड बनाने का सेंस नहीं। हाइड्रोजन जो है ये इनके साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर, यानी कि वो मॉलिकुलर फॉर्म में चला गया, यानी इनके साथ भी कोई रिश्ता नाता नहीं। अब हाइड्रोजन के लिए बचा कौन कौन? एक बचा नाइट्रोजन और एक बच गया ऑक्सीजन। इनके साथ अगर इसकी बॉन्डिंग काइंड ऑफ हुई तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बाकी बॉन्ड्स के जैसा विद इन द मॉलिक्यूल नहीं रहता। अब ये कैसे रहेगा? देखो, ये है H2O 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 H2O। मान लो अगर एक कप में मैंने आपको 18 ग्राम H2O दिए, तो बताओ तो इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे? ये मैं पहले भी पूछ चुका हूं, कितने होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और 1 मोल में कितने होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? एकदम सही। मान लो अब एक कप पानी में कितने फिर ऐसे 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 मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, बीइंग इलेक्ट्रो मतलब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? यानी इन दोनों में नेगेटिव एलिमेंट कौन रखेगा अपने पास में? ऑक्सीजन। और पॉजिटिव एलिमेंट किसके पास जाएगा? तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या कोई अट्रैक्शन नहीं क्रिएट हो सकता? सेम कंडीशन इधर भी। तो ये क्या है? क्या ये इस H2O मॉलिक्यूल में था? नहीं। लेकिन ये किसके किसके बीच में था? एक ही स्पीशीज के 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये जो कहानी जो बन के तैयार हुई है, यही कहलाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, डेफिनेशन लिखें अपन। ठीक है, ये ऐसा बना लो एग्जाम्पल। अरे भाई डायग्राम, ये उस डायग्राम का डेजिग्नेशन है। बन गया डायग्राम। चलो अब लिखोगे टाइप्स। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही टाइप्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके की। एक तो होगा क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा बताओ तो अब ये अच्छा जैसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? वो थोड़ी होता है इंटरनेशनल। मान लो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंटरनेशनल मैच चल रहा है, इंडिया और
इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो इसका क्या मतलब? वो इंटरनेशनल का मतलब, वाह बुद्धि के देवता, बिटवीन टू नेशंस, यही होगा ना मतलब? बोल बोल बोल, अरे बोलना, मतलब इन बिटवीन ही ना, उसी को इंटरनेशनल बोलोगे। तो अगर इन बिटवीन टू नेशंस कहलाता है इंटरनेशनल, तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब इंट्रा मॉलिक्यूल में क्या है, ये जो इंट्रा वर्ड आता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम, यानी कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक, अब जैसे इसमें देखिए ये H2O, ये H2O, H2O, क्या ये तीनों H2O अलग अलग स्पीशीज के हैं? एक ही है ना भाई। अब सीधे सीधे बोलो तो स्पीशीज बोलने का मतलब, क्या ये तीनों अलग अलग कास्ट के हैं? तीनों सेम कास्ट के हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग तैयार होगी वो कौन सी वाली है? इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन अगर मान लो ये बॉन्डिंग अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग कास्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में तैयार हो, जैसे कि C2H5OH और इसके साथ में कौन आ जाए, अब यहां पर जो बॉन्डिंग तैयार होगी देख लो, ये एक हाइड्रोजन और उससे जो पार्टिसिपेटिंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इन दोनों क्या एक ही कास्ट के हैं? क्या अलग अलग कास्ट के हैं ना? ठीक, तो इस कंडीशन में ये वाला जो बॉन्डिंग होगा ये कौन से टाइप का होगा? इंटरमॉलिक्यूलर। डन। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम स्पीशीज, तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा? ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन molecules of different species। डन। तो ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम असल में किसका है बेटे? ये है इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये जो डायग्राम बनाया है ये क्या है? कौन सा बेटा? इंट्रा में मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम स्पीशीज।
हो गया बेटे? अच्छा अब एक चीज़ देखो, बुक में देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा बाद की तरफ दिया हुआ है, ठीक, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार में पहले सारा टाइप का बॉन्डिंग निपटा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस, वेसीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, ये सब निपटाएंगे। चलो अब इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन या यूटिलिटी क्या है, ठीक। जहाँ तक बात है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वो है विद इन द सेम स्पीशीज मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग। डन। अच्छा अब ये बताओ खुद थोड़ा सोच के कि दो लिक्विड है, एक लिक्विड में जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो स्पीशीज के बीच में सिर्फ एक ही एक बन रही थी, जैसे कि H2O। दूसरा एक लिक्विड है जिसमें एक ही स्पीशीज के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यानी तीन तीन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो उससे क्या होगा, क्या लिक्विड गाढ़े हो जाएंगे? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एक है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड है तो वो लूजली बॉन्डेड है कंपैरेटिवली, और अगर मान लो ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी तो वो क्या होंगे, आपस में उलझ से जाएंगे ना बॉन्डिंग के कारण, क्लोजली मतलब टाइटली पैक्ड होने लगेंगे। फिर नॉट एग्जैक्टली टाइटली पैक्ड, बल्कि उनके बीच में एक कह लीजिए म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल जो क्या बोलना चाहिए उसको, बॉन्डिंग है वो इस्टेब्लिश ज़्यादा हो जाएगी। यानी अपने को क्या मालूम चल गया यहाँ से बेटा कि जैसे जैसे आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी लिक्विड गाढ़ा होता जाएगा। अब विस्कोसिटी को कंपेयर करने वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन वाटर, वाई? ग्लिसरीन बोले तो जो घर में आप लोग यूज करते हो वो पानी से कम गाढ़ा होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है? ज़्यादा गाढ़ा होता है। ग्लिसरीन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो उसका फॉर्मूला है CH2OH CHOH CH2OH। कौन? ग्लिसरीन एक तो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, पानी के साथ मिलाओ स्किन पे लगाओ, तो साबुन में भी डालते हैं लेकिन रीज़न तो उसका यही मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ठीक। दूसरा ग्लिसरीन का यूज़ इन फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर्स, मतलब एक बूंद ग्लिसरीन डालो उसके बाद फिर नकली आंसू बहना चालू, जीत गए जंग वहीं पे, ठीक। तीसरा एप्लीकेशन, ये ग्लिसरीन मतलब जितनी भी वो क्या बोलना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एग्जामिन करने के लिए जो स्लाइड बनती है तो उसमें वो इधर उधर ना हिले, उसमें से एयर बबल हट जाए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन ही यूज़ करते हैं, ठीक। चलो अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बढ़ रही है, अब इसमें देखो तो ये कितने, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लिसरीन का। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो मैं अगर ऐसा बनाऊं तो आप में से किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति? ये भी ग्लिसरीन ग्लिसरीन ग्लिसरीन, आप देखो इनके बीच में बॉन्ड कितना बन रहा है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं, जबकि H2 में कितना बॉन्ड बन रहा था, H2 में तो एक ही बॉन्ड बन रहा था भाई, ठीक। तो एक तरफ है ऐसा लिक्विड जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में 3-3 बॉन्ड है, एक तरफ है ऐसा लिक्विड जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एक बॉन्ड है, तो ये वाला ज़्यादा विस्कस होगा क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास पास ज़्यादा रहेंगे, पास पास मतलब लिक्विड गाढ़ा हो चुका है। डन। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर विस्कोसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा? क्यों? लिक्विड गाढ़ा हो गया है, और बॉइलिंग असल में है क्या चीज़, वो कंडीशन है जब आप इतनी एनर्जी दे दो कि मॉलिक्यूल टूट करके वहाँ पे बम करना शुरू करे, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डन। जबकि जस्ट इसके उलट ये जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन क्या है कि जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि इसमें जैसे जैसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। डन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी, कि वो चीज़ पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। आया समझ में, कोई भी कंपाउंड अगर पानी के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, और अगर नहीं बना पाया तो वो इनसॉल्युबल। तो ये तीन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ए, ये है बी, ये है हाँ, और एक फ्रीजिंग पॉइंट। बेटे जहां ये विस्कोसिटी वाला लिखोगे ना, वहां उस क्वेश्चन को लिख लेना कि ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन वाटर, वाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली कब होता है, जब 1 अपॉन लिखाते हैं।
फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड फ्रीज होता हो, ठीक। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो और बताओ तो कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है और वो लिक्विड गाढ़ा होता जा रहा है, ठीक, तो एक कम गाढ़े लिक्विड यानी कि लेस विस्कस लिक्विड को जमाने के लिए आसानी होगी या फिर एक गाढ़े लिक्विड को जमाने में आसानी होगी, ठीक। और यही रीज़न है कि आप लोगों ने देखा भी होगा ये जो जलेबी वगैरह की बनाते टाइम वो जो चाशनी रहती है, चाशनी रूम टेम्परेचर पे ही जमने लगती है ना ऊपर से धीरे 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 धीरे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे जैसे आप उसको विस्कस करते जाओगे वैसे वैसे उसको जमने के लिए कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर पानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता होगा तो हो सकता है ये जो लिक्विड्स हैं ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लग जाए। और ये आप लोगों ने देखा भी है, जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है अगर उसको प्लास्टिक की बोतल में मेरे ख्याल से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जाता है, टूटी जम जाती है, माजा वाजा सब जम ही जाता है, होता है। हाँ, ठीक। तो उसमें क्या रिजल्ट आया कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डाउन हो गया। अच्छा, अब सोचोगे तो फ्रीजिंग बढ़ गया है, 0 था अब 5 हो गया विस्कोसिटी बढ़ने के कारण, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका बढ़ गया ना, ठीक। अब हेडिंग डालिएगा फॉर्मल चार्ज। जितने भी आपके इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे हो गए एक साथ में खत्म। फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या चीज है भाई? किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी आयन में जो नेट चार्ज आता है उस नेट चार्ज में इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपोनेंट या इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम का जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, ठीक। यानी एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मल चार्ज हमेशा हम लोग, जैसे मान लो अगर O3 है, आपको बुक में एग्जांपल किसका है? O3 का। तो O3 में क्या होगा? तीनों ऑक्सीजन एटम के लिए आपको इंडिविजुअली निकालना रहेगा फॉर्मल चार्ज, ठीक। तो हम लोग देखेंगे किसका, एक देखेंगे O3, उसके बाद फिर हम लोग आयंस में कार्बोनेट आयन भी देखेंगे, हम लोग नाइट्रेट आयन भी देखेंगे, हम लोग NO2 भी देखेंगे, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग 2-4 वैरायटी ऑफ क्या बोलना चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फॉर्मल चार्ज के लिए। डन। तो आज की सभा यहीं तक। संडे की क्लास में थोड़ा सा ये फॉर्मल चार्ज को देख करके आना, वैसे बहुत इजी सा है। और फॉर्मल चार्ज के बाद आप लोगों को अगर फॉर्मल चार्ज नहीं भी देख करके आ पाए, एक चीज़ रिवीजन करके आनी है आपको। क्या रिवीजन करके आना है? जी नहीं, पीरियोडिक टेबल। जो पिछले वाले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल आप लोगों को मैंने बताया था, वो हलीना को रब से फरियाद और वो ऐसा निमोनिक से पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना बताया था। कोई बात नहीं, अरे तो वीडियो लेक्चर को देख लो, ठीक, उससे आएगा समझ में। उस वाले को देख करके आना, क्योंकि इसके बाद जैसे ही हम लोग रेजोनेंस में कूदेंगे तो उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत अपने को इसमें भी आएगी VCPR के लिए। तो वो हम लोगों का थोड़ा सा इजीली समझ में आए, इसलिए क्या करके आएंगे आप लोग, फॉर्मल चार्ज अगर ना भी पढ़ पाए तो क्या पढ़ करके आओगे, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। डन।